नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के रिमेनिंग पोर्शन पर। इससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि वैदिक काल के पहले जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके हमने सामाजिक जीवन पर चर्चा की थी। अब उसी की तुलना हम ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन से करेंगे। तो ऋग्वैदिक काल के अगर हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो ये पितृसत्तात्मक था, ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर वैदिक काल में भी ये व्यवस्था पितृसत्तात्मक ही रही है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में ये व्यवस्था कैसी थी? पितृसत्तात्मक की जगह यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। तो तीनों को हम तुलनात्मक समझ सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में मैट्रियार्की मातृसत्तात्मक, जबकि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में ये पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हम वर्ण व्यवस्था को तो नहीं देखते हैं, लेकिन वहां पर हम वर्ग व्यवस्था को देख रहे थे, जो कि 4 वर्ग वहां पर पाए जा रहे थे। उन 4 वर्गों को हमने विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग और चौथा था हमारा श्रमिक वर्ग। यहाँ पर हम इस व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के रूप में देखेंगे। ये वर्ण जो हैं ये कर्म के आधार पर निर्धारित किए गए थे ऋग्वैदिक काल में, और ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके बाद जब हम यही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो ये कर्म के आधार पर न होकर ये जन्म आधारित व्यवस्था दिखाई देगी। और जन्म आधारित होने के कारण अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था उसी वर्ण में ये आगे रहेगा। इसके बाद हम इसी को यही जन्म आधारित व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो जो व्यवस्था वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित हो गई थी। यहाँ पर जन्म आधारित होने से हमें वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण तो दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर आ गया कि कर्म पर आधारित थी और ये जन्म पर आधारित थी। और यही व्यवस्था जब स्थायी हो गई तो ये जाति व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि जातियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। परिवार की बात कर लेते हैं तो परिवार की इकाई चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक का, तीनों में ही परिवार जो है समाज की महत्वपूर्ण इकाई था। और यहाँ पर हम ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को देखते हैं। फिर कुछ कुप्रथाएं हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में तो नहीं आई हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम इन्हें देखेंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक शब्द पर आते हैं, प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव। तो अगर समाज प्रगतिशील होगा तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें होंगी। उन महत्वपूर्ण चीजों में मैं बताऊं, जैसे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार होंगे। पुरुषों के समान अधिकार किस तरीके से दिए जाए? तो पुरुषों के समान अधिकार देने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है शिक्षा। तो शिक्षा के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे कि महिलाओं को शिक्षा या उपनयन संस्कार की हम बात करें तो शिक्षा के अधिकार थे। राजनीतिक रूप से वो सभा और समिति में भाग लेती थी। इसके अलावा यहाँ पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा जो है वो अनुपस्थित थी, जबकि विवाह पुनर्विवाह आपको उपस्थित दिखाई देंगे। जब यही चीज हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो बाल विवाह जो यहाँ पर अनुपस्थित था, पर्दा प्रथा जो यहाँ पर अनुपस्थित थी, वही सारी चीजें यहाँ पर ये उपस्थित हो जाएंगी। जबकि विधवा पुनर्विवाह यहाँ पर उतने अच्छे से प्रिवेल नहीं करेगा जितना ऋग्वैदिक काल में कर रहा था। तो इस तरीके से ये बात एक समझ में आती है कि ऋग्वैदिक काल प्रगतिशील समाज था, जबकि उत्तर वैदिक काल जो है अप्रगतिशील समाज था। सिर्फ एक पॉइंट पे हमें जो चीज याद रखनी है वो ये है कि प्रगतिशील समाज के सारे लक्षण ऋग्वैदिक काल में पाए जाएंगे सिवाय लोहे की खोज के। तो ऋग्वैदिक काल में लोहे के बारे में बहुत जानकारी हमें नहीं प्राप्त होती, जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें लोहा या लोहे की जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। तो आप बस सिर्फ एक प्रगतिशील शब्द याद रखेंगे तो उसके आधार पर भी आप चीजों को आराम से कर ले जाएंगे और उसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं भोजन। तो भोजन जो है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में दोनों में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन था। इसी की तुलना अगर हम
भोजन व्यवस्था की करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो वहां भी शाकाहारी और मांसाहारी भोजन आपको दिखाई दे रहा है। फिर हम आते हैं वस्त्रों पर, तो सूती, ऊनी और चर्म वस्त्र। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ सूती और ऊनी वस्त्र आपको दिखाई दे रहे थे, लेदर या चर्म के वस्त्र जो है वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब हम आ जाते हैं वैदिक काल में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर 4 वेदों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला जो वेद था वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस तरीके से हम 4 वेदों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम विवाह की बात करें, तो विवाह जो है वो 2 प्रकार के होते थे। ऐसे तो कुल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन हम अगर इन्हें अनुलोम और प्रतिलोम में डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं। अनुलोम विवाह का मतलब होता है कि उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की स्त्री से होता है। ये विवाह जो है वो अच्छे माने जाते हैं। जबकि प्रतिलोम विवाह इसका जस्ट उल्टा है, यानी कि यहाँ स्त्री या महिला का वर्ण उच्च होता था जबकि पुरुष का वर्ण निम्न होता था। इसके इन दोनों के आधार पर ही 4 प्रकार के अनुलोम और 4 प्रकार के प्रतिलोम विवाह पाए गए हैं। तो टोटल मिला के ये 8 प्रकार के विवाह हो जाते हैं। तो 4 हमने वेद देखे, तो 4 वेद के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आश्रम व्यवस्था की, तो जाबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के बारे में उत्तर वैदिक काल में हमें डिटेल में जानकारी प्राप्त होती है। और हमने पूरे जीवन काल को 25-25 वर्षों के 4 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला जो 25 साल तक का समय है वो क्या कहलाता है, तो पहले 25 साल तक का समय कहलाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, जबकि 25 से 50 तक का जो समय होगा वो कहलाएगा आपका गृहस्थ आश्रम। और तीसरा जो है, तीसरा 25 यानी कि 50 से 75 वर्ष की जो उम्र होगी वो कहलाएगी आपकी वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा जो होगा 75 से 100 वर्ष की उम्र, ये कहलाती है संन्यास आश्रम। इन आश्रमों में भी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम को क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही आप तीनों प्रकार के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के ऋण कौन कौन से हैं, तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से मुक्ति आपको इसी आश्रम के दौरान मिलती है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ये आपके 4 आश्रम हो जाते हैं, विवाहों के प्रकार हो जाते हैं, 4 प्रकार के वेद हमने पढ़ लिए। पहले 3 वेद जो हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं, यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को हम वेद त्रयी के अंतर्गत रखते हैं, जबकि चौथा वेद जो है अथर्ववेद वो अलग से आता है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन और सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो इस तरीके की स्थितियां आपको समाज में दिखाई देती हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन तीनों के हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन में हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में आपको मातृ देवी और त्रिमूर्ति शिव, ये महत्वपूर्ण देवता के रूप में हम जिन्हें पशुपति शिव के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा यहाँ जानवरों की पूजा और वृक्ष पूजा के रूप में भी आप देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऋग्वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो इंद्र हो जाते हैं और इनके लिए 250 सूक्त जो हैं वो समर्पित किए गए हैं। और इंद्र को ही हम क्या कहते हैं, तो पुरंदर के नाम से जानते हैं। तो किस देवता को पुरंदर के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको ध्यान रखना है इंद्र युद्ध के देवता भी थे ये, और इन्हें हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। अग्नि के लिए 200 सूक्त, जबकि वरुण के लिए यहाँ पर 30 सूक्तों का प्रयोग किया गया है। चौथे देवता के रूप में हम पूषण को जानते हैं। तो पूषण जो है वो पशुओं या जानवरों के देवता थे। इसकी तुलना हम उत्तर वैदिक काल से करते हैं तो इंद्र का स्थान उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रजापति ने ले लिया था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में आप प्रजापति को देखेंगे।
दूसरे और तीसरे महत्वपूर्ण में रुद्र और विष्णु यानी कि पालनकर्ता के रूप में आ जाते हैं। पूषण यहाँ भी उपस्थित रहेंगे, लेकिन ये क्या परिवर्तन आएगा, तो जो पूषण जानवरों के देवता थे अब ये शूद्रों के देवता के रूप में यहाँ पर जाने जाने लगेंगे। अब हम वैदिक कालीन कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया था कि 4 वेद हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि 4 आश्रम, तो ये भी कई बार पूछे गए हैं कि आश्रम कितने होते हैं। फिर तीसरी चीज जो पूछी गई है 4 ही यहाँ पर पुरुषार्थ होते हैं, ये भी आपको याद रखना है पुरुषार्थ। तो ये 4 जो पुरुषार्थ होते हैं बेटा, इनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं और 4 ही प्रकार के आपके वेद होते हैं। विवाह को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, लेकिन ये टोटल मिला के 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार के विवाह होते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है 16 संस्कार। तो टोटल जो संस्कार हैं उन 16 संस्कारों की बात यहाँ पे की गई। जैसे पहला जन्म है और अंतिम संस्कार के रूप में अंत्येष्टि को हम जानते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हैं जो कि यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका शुरुआत जो है वो 2750 बीसी से लेके 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी तक मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी तक का माना जाता है। इनका सामाजिक और धार्मिक जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया। और इसके आगे जो कुछ चीजें बची हैं आपकी, जैसे कि वेद बचे हैं, तो वेदों के उपवेद कौन कौन से होते हैं, तो 4 ही वेद हैं, उनके 4 उपवेद होते हैं, वहां से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।